नमस्कार, मैं अमन कुमार। आइए आज हम लोग देखते हैं इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गांधी जी से संबंधित प्रमुख तत्व। इसका हमने पार्ट 1 कल के वीडियो में देख रखा था, जिसका हमने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे चौरा चौड़ी कांड क्या था। तो चौरा चौड़ी एक जगह है जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक कस्बा है चौरा चौड़ी। तो इसमें क्या होता है कि 4 फरवरी 1922 को 4 फरवरी 1922 में भारतीय आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें उसमें छिपे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर राख हो गए। उसे ही हम लोग चौरा चौड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं असहयोग आंदोलन, जो कि हमने पिछले वीडियो में समझा दिया था। तो असहयोग आंदोलन के पश्चात क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट आती है, जो कि 1928 में आती है नेहरू रिपोर्ट। तो इसमें क्या होता है कि लॉर्ड बर्कनहेड, जो कि उस समय भारत के सचिव थे, लॉर्ड बर्कनहेड ने राष्ट्र नेतृत्व को ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी थी जिसे कि सभी स्वीकार करें। जो कि उस समय भारत के सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड, उन्होंने एक चुनौती दी थी कि आप लोग ऐसा संविधान बनाइए जो कि सभी उस संविधान को स्वीकार कर सके। नेक्स्ट 1927 में मद्रास अधिवेशन में यह तय किया गया कि अन्य राजनीतिक दलों की सहमति से संविधान का मसौदा बनाया जाए। 1927 में यह तय किया गया कि संविधान का मसौदा बनाया जाए। नेक्स्ट फिर क्या हुआ, 19 मई 1928 को डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ। इसमें कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसे संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया। इसमें क्या हुआ, 19 मई 1928 को डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में, कि उस समय उस सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंसारी, उनकी अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ। इसमें मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता उस समय मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसे संविधान का मसौदा तैयार करने का सौंपा गया कि वो समिति संविधान का मसौदा तैयार करेगी। नेक्स्ट नेहरू समिति, जो कि ये समिति बनी, नेहरू समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसे लखनऊ में आयोजित सभा में स्वीकार कर लिया गया। जो कि मोतीलाल नेहरू ने समिति बनाई थी, उनके अध्यक्षता में जो समिति बनी थी वह 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट लखनऊ की सभा में प्रस्तुत की, जिसे कि स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेहरू समिति की रिपोर्ट की कुछ सिफारिशें थी। वो सिफारिशें क्या थी हम लोग समझते हैं। उसमें सबसे पहला था भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। अब समझेंगे कि डोमिनियन स्टेट क्या होते हैं। तो डोमिनियन स्टेट वो स्टेट होते हैं जो कि प्रमुख राज्य का दर्जा, डोमिनियन स्टेट का होता है प्रमुख राज्य। तो उसमें ये कहा गया कि भारत को प्रमुख राज्य का दर्जा दिया जाए, कि भारत को प्रमुख राज्य का दर्जा दिया जाए। नेक्स्ट जो नेहरू समिति रिपोर्ट की सिफारिशें थे, उसका दूसरा नंबर है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए। अब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या है, तो इसमें क्या होता था कि अगर आप वोट देने जा रहे हैं, कि आप अपने उम्मीदवार को वोट देने जा रहे हैं। उम्मीदवार होता है कैंडिडेट, जिससे कि उम्मीदवार उसको क्यों बोला गया, क्योंकि जो जनता है उससे जनता की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं उनसे, इसीलिए उन्हें उम्मीदवार या फिर कैंडिडेट बोला जाता है। तो कि आप कोई कैंडिडेट हैं, जैसे कि ले सकते हैं आप गोरखपुर में आप कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो आपको जो वोट देगा ना, वो अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू ही आपको वोट दे सकता है, या फिर आप मुस्लिम हैं तो आपको मुस्लिम में वोट देगा, या फिर सिख हैं, ईसाई हैं, तो आप जिस धर्म के हो उसी धर्म के लोग आपको वोट देंगे। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में यही कहा गया था, किसी एक धर्म का मतदाता किसी एक धर्म के उम्मीदवार को ही वोट दे सकता है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन। अब आप यहाँ पे नया नाम सुन रहे हैं एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन क्या होते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो यहाँ के जो अंग्रेज बसे हुए थे, तो वो क्या हुआ था कि जो अंग्रेज हैं वो भारत की ही लड़कियां या महिलाएं लड़कियों से शादी करके अपने यहाँ पे घर बसाए हुए थे। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद उन्हें अंग्रेज़ों के यहाँ से भगाया जाने लगा। तो अंग्रेज़ क्या हुआ कि वो अपनी पूरी फैमिली लेके नहीं गया, वो बस स्वयं चलेगा, कि खुद चलेगा अपनी फैमिली को यहीं पे छोड़ के। तो उन्हें जो लोग यहाँ पे छूट गए, जो महिलाएं या फिर उनके बाल बच्चे यहाँ पे छूट गए, उन्हीं लोग को हम लोग एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता है। वो भारत में कि वो एक टाइप
प्रकार का गाली ही है, मतलब कि बहुत लो शब्द है एंग्लो इंडियन। ये जल्दी आप लोग सुने नहीं होंगे एंग्लो इंडियन, तो मतलब आप एंग्लो इंडियन के हैं तो आपको एंग्लो इंडियन ही वोट दे सकता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए, और उसके आगे समझते हैं भाषाई आधार प्रांतों का गठन हो, मतलब जो प्रांत का गठन हो भाषा के आधार पर हो, जैसे कि हिंदी है या फिर कश्मीरी है, तेलुगु है, इस प्रकार से भाषा के आधार पर प्रांत का गठन हो। नेक्स्ट था कि भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, मतलब भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, मतलब कि वो किसी भी धर्म को बढ़ावा ना देगा, उसे मतलब सभी, मतलब उसके नज़र से सभी धर्म एक समान है, उन्हें हम लोग धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, किंतु अल्पसंख्यकों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों का पूर्ण संरक्षण होगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं केंद्र एवं प्रांत में संघीय आधार पर शक्ति विभाजन, मतलब कि क्या होगा कि जो केंद्र होगा या फिर प्रांत होगा, मतलब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट होगा, उसको मतलब उसको संघ के आधार पे उसको शक्ति, मतलब कि पावर दिया जाएगा। नेक्स्ट मतलब भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, भारत में उच्चतम न्यायालय हो उसकी स्थापना, मतलब ये जो नेहरू समिति रिपोर्ट की सिफारिशें थी इसमें ये कुछ बातें थे। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि साइमन कमीशन क्या है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि साइमन कमीशन क्या है। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन 1927 में किया गया। साइमन कमीशन क्या था कि 1919 में भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष से सर जॉन साइमन थे। इसको ध्यान में रखिएगा कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष जो थे सर जॉन साइमन थे। अब नेक्स्ट समझें कि साइमन कमीशन का आप लोग ने सुना होगा कि बहुत उसका विरोध किया गया, जैसे कि उसको ब्लैक कलर के झंडे देख के उसको मतलब विरोध किया गया और बोला गया साइमन गो बैक का नारा देके उस साइमन कमीशन का विरोध किया गया। तो इसका विरोध का कारण क्या था हम लोग समझते हैं। इसमें क्या होता है कि इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, मतलब कि ये जो साइमन कमीशन था उसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों को लगता था कि इसकी रिपोर्ट में पक्षपात होगा और अंग्रेजों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। उसमें क्या था कि जो साइमन कमीशन था उसमें एक भी भारतीय ही नहीं थे, जितने थे मतलब सारे अंग्रेज थे। तो इसमें जाहिर सी बात है कि जो अंग्रेज होंगे वो पहले अपने हित के बारे में सोचेंगे, फिर हम भारतीयों के बारे में सोचेंगे, क्योंकि वो तो पहले से ही हम पे शासन कर रहे हैं। तो इसमें जो भारतीयों को लगा कि ये सही नहीं है। नेक्स्ट बहिष्कार का निर्णय, मतलब उसका विरोध करना, उसका निर्णय कहाँ लिया गया, तो कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1917 में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में इसका बहिष्कार का निर्णय लिया गया। भारत आगमन, मतलब कि साइमन कमीशन भारत में कब आया, तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई भारत पहुंचा, मतलब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई, मतलब मुंबई में, अभी फिलहाल में मुंबई भारत पहुंचा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं साइमन कमीशन से जुड़े कुछ तथ्य। तो जब लाहौर लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तो उन्होंने कहा, मतलब लाहौर में एक लाठीचार्ज हुआ जिसमें कि लाला लाजपत राय घायल हो गए, तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर लाठियों से किया गया एक एक वार अंग्रेज शासन की ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। मतलब लाला लाजपत पे जब लाठियों से वार किया गया और वो घायल हो गए, तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर एक एक लाठियों से किया गया वार अंग्रेज शासन की ताबूत, मतलब कि उनका, मतलब बोल सकते हैं कि उनको नष्ट या फिर उनकी शासन की समाप्ति का एक एक कील होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1928 से 1929 के बीच कमीशन 2 बार भारत आया। 1928 और 1929 के बीच साइमन कमीशन 2 बार भारत आया, लेकिन फिर उसे मतलब कि उसका विरोध कर दिया जा रहा था, इसके वजह वो बार बार मतलब कि चला जा रहा था। साइमन गो बैक का नारा देके या फिर ब्लैक फ्लैग का मतलब कि झंडा दिखा के उसका मतलब कि विरोध किया जा रहा था। नेक्स्ट 1928 से 1929 के बीच 2 बार कमीशन भारत आया और मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर लंदन में आयोजित गोल्डमैन सम्मेलन पर विचार करना था। उन्होंने वो 2 बार तो भारत आया और फिर उसने क्या की कि मई 1930 में उसने जो रिपोर्ट बनाई थी
वो प्रस्तुत कर दी। तो उसमें उस रिपोर्ट में क्या था कि एक गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में आयोजित था, उस पर विचार होना था। तो नेक्स्ट देखते हैं साइमन कमीशन की प्रमुख सिफारिशें, मतलब साइमन कमीशन की सिफारिशें क्या थी। तो उसमें था कि प्रांतों में द्वैत शासन खत्म हो। अब प्रांतों में जो द्वैत शासन चल रहा था उसे खत्म किया जाए। तो समझते हैं कि द्वैत शासन क्या होता है। मतलब कि एक आपका प्रांत है, उसमें दो शासक हैं, जैसे कि बिहार हो गया, इसमें एक नीतीश कुमार है और लालू यादव है, दोनों एक साथ शासन कर रहे हैं, तो इसे हम लोग द्वैत शासन मतलब कहते हैं। नेक्स्ट उसने कहा कि अखिल भारतीय संघ के विचारों को ना माना जाए। जब अखिल भारतीय संघ क्या था उस समय में, जैसे कि समझते हैं इस समय में बीजेपी हो गई। तो बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी कहेगी उनके कार्यकर्ता वही करेंगे। तो उस समय क्या था कि अखिल भारतीय एक संघ था, मतलब यूनियन था, कि उससे भी जितने भी लोग जुड़े रहते थे, अगर अखिल भारतीय संघ जो था वो अगर कुछ मतलब कि कुछ बोलता है कि ये करो ये ना करो, तो जो उसके कार्यकर्ता है या फिर उसको मानने वाले लोग हैं वही करेंगे। तो इसमें कहा गया था कि अखिल भारतीय संघ के विचारों को ना माना जाए, मतलब कि वो जो बोले वो ना किया जाए। नेक्स्ट इसमें था वर्मा को ब्रिटिश शासन से अलग किया जाए, उसका अलग संविधान हो। मतलब एक वर्मा जो मतलब कि हम एक मतलब कि हमारा ही प्रांत था, अब वो एक अलग देश म्यांमार के नाम से हो गया है, वो हमारे भारत में मतलब जुड़ा हुआ था। तो उसमें कहा गया कि म्यांमार जो कि इस समय का म्यांमार है, पहले का बर्मा था, तो इसे ब्रिटिश शासन से अलग कर दिया जाए और इसका एक अलग संविधान बना दिया जाए, मतलब कि उसको आज़ाद कर दिया जाए। ये इस साइमन कमीशन की सिफारिशें थी। नेक्स्ट दांडी मार्च क्या है या फिर नमक सत्याग्रह, यह हम लोग समझते हैं। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों की पद यात्रा व 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नेक्स्ट हम लोग शुरू से समझते हैं। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन की पद यात्रा पे निकल गया, मतलब कि 78 अनुयायियों को लेकर साबरमती आश्रम से वो 24 दिन की पद यात्रा मतलब पैदल यात्रा पे निकल गए गांधी जी। तो क्या हुआ, 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे, मतलब 5 अप्रैल को दांडी एक जगह है जहाँ पे गांधी जी पहुंचे, और 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ा। 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे और दांडी में एक नमक कानून था जिसको उन्होंने 6 अप्रैल को तोड़ा। नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किया। जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने इसकी मतलब दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की। नेपोलियन का पेरिस मार्च हमने 9th क्लास के हिस्ट्री का एक चैप्टर था उसमें पढ़ा था नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो उसका उदय या फिर उसका अंत कैसा हुआ उस मतलब उसी से सुभाष चंद्र बोस ने तुलना की दांडी मार्च की। नेक्स्ट धरसना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू, इमाम साहब मणिलाल ने किए। मतलब जो धरसना एक जगह था वहाँ पे नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू और मणिलाल, हमने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि मणिलाल जो थे वो गांधी जी के ही पुत्र थे, उन्होंने उसको इमाम साहब मणिलाल के नाम से जाना जाता था, उन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। नेक्स्ट हम लोग उत्तर भारत में देखते हैं कि नमक सत्याग्रह का नेतृत्व उत्तर भारत में किसने किया। तो इस आंदोलन का नेतृत्व 13 वर्षीय नागा महिला ने किया। मतलब जो नमक सत्याग्रह था इसका नेतृत्व 13 वर्ष की नागालैंड की एक महिला थी, उन्होंने किया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी। जो 13 वर्ष की महिला थी उन्हें जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि इन्हें नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता था। जो 13 वर्ष की महिला थी उन्हें नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं जो साइमन कमीशन जो कहा था कि गोलमेज सम्मेलन होगा लंदन में, वो हम लोग समझते हैं कि गोलमेज सम्मेलन क्या था। मतलब गोलमेज, यहाँ पे आप नाम से ही समझ सकते हैं गोलमेज, राउंड टेबल समिति। इसमें क्या था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। जो साइमन कमीशन की जो यहाँ पे प्रमुख सिफारिशें थी उसी के आधार पर साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया।
इसमें क्या हो कि इसमें 89 सदस्य ने भाग लिया। इसमें 89 नवासी सदस्यों ने भाग लिया, जो कि जो 89 सदस्य थे वो उनमें कांग्रेस के सदस्य कोई नहीं थे। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं गांधी इरविन समझौता क्या है। तो गांधी इरविन समझौता है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ मतलब जो ब्रिटिश के मतलब कि जो ब्रिटिश नेता थे तो वो ये चाहते थे, राजनीतिज्ञ मतलब जो राजनीति करते हैं वो ये चाहते थे कि कांग्रेस व गांधी जी का साथ चाहते थे। वो दोनों मतलब इन दोनों का साथ चाहते थे, कांग्रेस व गांधी जी। कांग्रेस उस समय की जैसा अभी बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस उस समय की बीजेपी से भी बड़ी पार्टी हुआ करती थी, तो उसका और गांधी जी का साथ चाहते थे। इसी के चलते गांधी जी और वायसराय के बीच एक वायसराय इरविन समझौता हुआ। नेक्स्ट हम लोगों ने समझा गांधी जी से संबंधित प्रमुख तत्व का पार्ट 2। अगर इसमें कुछ कमियां रह गई हैं तो आप कमेंट करके बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे देश में जो अभी कुछ मतलब कि अज्ञानता रह गई हो उसे हम लोग साथ मिलकर दूर किया जा सके। तब तक के लिए थैंक यू।